स्वागत है आज की ताजा खबरों के शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन। आइए बिना किसी देरी के आज की सुर्खियों से शुरू करें। इंडियाज गॉट लेटेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अश्लीलता के आरोपों पर एफआईआर के खिलाफ यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत ने अग्रिम जमानत आवेदनों में दिल्ली हाई कोर्ट के लंबे आदेशों पर चिंता जताई। कहा, जो हो रहा है वो घृणित है। सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों के जाति डेटा संग्रह पर एनसीआरबी को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री पार्थो चैटर्जी की नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व एडवोकेट जनरल। राज्य ने कहा, 1 सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप खारिज किया। फोन पर दिए निर्देश पर इंजेक्शन लगाने से हो गई थी मरीज की मौत। उद्देश्य अलग, व्यक्तिगत जानकारी नहीं चाहिए। लिव इन जोड़ों की निजी जानकारी नहीं मांगी गई। यूसीसी के खिलाफ याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य ने कहा। इन खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। आज की पहली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर आशीष चंचलानी की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें इंडियाज गॉट लेटेंट शो में की गई अश्लील टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की गई है। चंचलानी ने अनुरोध किया है कि गुवाहाटी और मुंबई से एफआईआर को मुंबई स्थानांतरित कर दिया जाए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने उनकी याचिका को सह अभियुक्त रणवीर अलाहाबादिया यानी बियर बाइसेप्स द्वारा दायर एक समान याचिका के साथ टैग कर दिया है। विवाद तब खड़ा हुआ जब कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो के वीडियो क्लिप वायरल हो गए, जिससे आक्रोश फैल गया। आसाम, महाराष्ट्र और जयपुर में एफआईआर दर्ज की गई जिसमें यूट्यूबर्स पर यौन और अश्लील चर्चाओं में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। आलोक बोरुआ की शिकायत के आधार पर आसाम की एफआईआर में बीएनएस, आईटी अधिनियम, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम की कई धाराएं लगाई गई हैं। एक जमानत मामले से निपटते समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज 30 से 40 पृष्ठों की अग्रिम जमानत याचिकाओं का निपटारा करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों पर कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की है। न्यायाधीश ने कहा, यह व्यावहारिक रूप से दोषी ठहराने के आदेश हैं जो ट्रायल कोर्ट को दोषी ठहराने का कारण बता रहे हैं। जस्टिस कांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ आईपीसी की धारा 408, 420, 467, 468, 471, 120B के तहत दर्ज मामले में एक प्रैक्टिसिंग सर्जन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के 34 पेज के आदेश के तहत उन्हें और उनकी मां को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इस टिप्पणी के साथ कि आवेदकों के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और इसमें एक सुनियोजित वित्तीय धोखाधड़ी शामिल है जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में धन का दुरुपयोग भी हुआ है। अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी को 4 अक्टूबर 2024 के सुकन्या शांता मामले के फैसले के अनुपालन की दिशा की निगरानी के लिए चल रहे स्वतः संज्ञान कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल करने के लिए नोटिस जारी किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एस मुरलीधर द्वारा प्रस्तुत किया गया कि फैसले में न्यायालय ने जाति कॉलम को हटाने के लिए विशेष निर्देश फैसले के पैरा 231 संख्या 4 में पारित किया और जेलों के अंदर विचाराधीन कैदियों और दोषियों के कैदियों के रजिस्टर में जाति के किसी भी संदर्भ को भी हटा दिया जाएगा। इसके बाद एमिकस ने इस निर्देश के संदर्भ में एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि जाति कॉलम को हटाने का निर्देश एनसीआरबी को जेलों के अंदर जाति पर आंकड़े इकट्ठा करने से नहीं रोकना चाहिए।
इस अनुरोध और एनसीआरबी द्वारा इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने उसे नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और अब विधायक पार्थो चैटर्जी द्वारा राज्य के कैश फॉर जॉब या नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यह आदेश पारित किया। संक्षेप में आपको बताएं तो पश्चिम बंगाल कैश फॉर जॉब घोटाले में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के तहत सहायक शिक्षकों की अवैध भर्ती के आरोप शामिल थे। आरोपियों पर विभाग में नौकरियों के बदले रिश्वत की मांग करके अपने सार्वजनिक कार्यालयों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और पीएमएलए के विभिन्न धाराओं के साथ और उनके तहत आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज 21 फरवरी को छत्तीसगढ़ राज्य के वकील का बयान दर्ज किया कि एनएएन घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ सुनवाई की अगली तारीख 28 फरवरी तक कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। पिछले साल नवंबर में सत्र न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत भी खारिज कर दी थी। ये राज्य का मामला है कि पूर्व एजी और नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले के मुख्य आरोपियों के बीच कथित तौर पर व्हाट्सएप की कुछ चैट्स मिली हैं जो सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक चौंकाने वाला मामला आया। एक नर्स को इंजेक्शन लगाने के लिए टेलीफोन पर निर्देश देने के बाद एक डॉक्टर पर गैर इरादतन हत्या आईपीसी की धारा 304 भाग 1 का आरोप लगाया गया था। दुर्भाग्य से मरीज को प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई थी। अभियोजन पक्ष ने डॉक्टर पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया, जो एक गंभीर अपराध है जिसमें 10 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन डॉक्टर के बचाव में तर्क दिया गया कि अधिक से अधिक ये चिकित्सीय लापरवाही का मामला है, जो आईपीसी की धारा 304A के तहत आता है, जहां अधिकतम सजा 2 साल की जेल है। हाई कोर्ट द्वारा गंभीर आरोप रद्द करने से इनकार करने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। डॉक्टर ने ऐतिहासिक जेकब मैथ्यू मामले में, जो कि 2005 का मामला है, उसका हवाला देते हुए बताया कि जिस नर्स ने वास्तव में इंजेक्शन लगाया था उसे उच्च न्यायालय ने पहले ही बरी कर दिया है और फिर उच्च न्यायालय ने यह मामला भी एक लापरवाही के मामले में बदल दिया, जो कि चिकित्सीय लापरवाही का मामला हो गया है। शुक्रवार को राज्य सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य के समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी में आधार के माध्यम से अनिवार्य पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित प्रावधान और पिछले संबंधों का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता को शामिल करने का उद्देश्य अलग है और राज्य लोगों के निजी या व्यक्तिगत विवरण नहीं मांगता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष निथानी की पीठ के समक्ष पेश हुए और मामले में जवाब दाखिल करने के लिए उन्होंने समय मांगा ताकि कुछ ऐसा सुझाया जा सके जो अदालत और याचिकाकर्ता दोनों को संतुष्ट कर सके।